क्या कभी आपके भी मोबाइल स्क्रीन पर यह इंसान अचानक से सामने आया है और आप ये सोचने लगते हैं कि ये अभी भी कैसे रेलेवेंट है यार, इसे लोग अभी भी देख रहे हैं। मेरे साथ हर 2-3 महीने में यही होता रहता है, ऑन रिपीट। मतलब मैं हमेशा इसके एग्जिस्टेंस के बारे में कम्प्लीटली भूल ही जाती हूँ। फिर हर 2-3 महीने में इस इंसान के एक और नई शादी की खबर आती है। यह खबर इतनी वायरल हो जाती है कि मेरे यूट्यूब फीड या रिकमेंडेड या कहीं ना कहीं आ ही जाता है। देन आई एम लाइक, क्या यार, इसके ड्रामे लोग अभी भी देख रहे हैं। मतलब पहले ये हर 2 या 3 साल में शादियां करता था, अब हर 2 या 3 महीने में कर रहा है। पता नहीं इसकी कितनी वाइफ्स हैं अभी, पूरा हैरम खोल के रखा है। एंड ऑडियंस इज लाइक, फाइन, हमारा क्या, जब तक एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा क्या जाता है। बट देन अगेन, ये वही ऑडियंस है जो 10 साल कभी सास भी कभी बहू थी देखी है, 8 साल कसौटी जिंदगी की, और ना जाने कितने साल से अनुपमा देख देख कर बड़ी हुई है या बुढ़ी हुई है, मम्मी जी और आंटी जी लोगों के केस में। तो इस ऑडियंस से क्या ही एक्सपेक्ट करें। जब लोगों को आदत लग जाती है किसी भी चीज की, तो आप बार बार उसे देखने जाते ही हो। इज इट दैट सरप्राइजिंग दैट इट्स कमिंग फ्रॉम इंडियन ऑडियंस? बट देन मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि कोई ना कोई तो कारण होगा ना कि इसने पिछले कई साल से अपनी रेलेवेंस अभी तक बनाकर रखी हुई है। तो मैंने लगातार इसके कई सारे वीडियोस को देखे एंड एनालाइज करना शुरू किया। देन आई वाज लाइक, इट्स नॉट जस्ट प्योर लक। और फिर मैंने इसके काफी सारे कंटेंट देख डाले, पुराने से लेकर नए तक, और एक ही बात बार बार सामने आ रही थी मेरे, दैट इट्स नॉट जस्ट प्योर लक दैट ही इज सो सक्सेसफुल। यूट्यूब पे इसने पूरी प्लानिंग के थ्रू बिजनेस की तरह लॉन्च किया है अपने आप को और अपनी फैमिली को। इसके सारे व्लॉग्स प्री प्लान्ड एंड स्ट्रेटेजाइज्ड हैं। नाउ ऑफ कोर्स एक एक डायलॉग स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, आई कैन सी दैट, बट हर व्लॉग का जनरल थीम एटलीस्ट प्लान्ड होता है। मे बी जब इसने चैनल शुरू किया था तब इतने स्क्रिप्टेड ना होते हों, पर अब तो कम से कम है। So we'll get into that one by one about what are the things that Arman Malik used to become successful and then stay there. And let's get into it. सबसे पहला रीजन है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। अब इसने ये जानकर किया है या अचानक से इससे हो गया, ये तो मुझे नहीं पता, पर इसने जो किया है वो एक तरीके का ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में आता है। चलिए जानते हैं कि ये स्ट्रेटेजी क्या होता है। तो बेसिकली साल 2004 में एक किताब आई थी जिसका नाम था ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, जो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी थी बिजनेस कैटेगरी में, और बहुत सारे बिजनेसेस उससे आज भी इंस्पायर होते हैं। Basically, according to the author, there are two types of ocean, red and blue. रेड ओशन वो होता है जिसमें बहुत सारा कंपटीशन पहले से ही है। तो जब आप ऐसे फील्ड में जाते हैं जहां ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर को आउट कम्पीट करना होता है उनसे आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा होता है ब्लू ओशन, जिसमें अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटर की एंट्री नहीं हुई होती है। तो जब आप उस फील्ड में जाते हैं तो बहुत मार्केट कैप्चर कर लेते हैं शुरुआत में ही। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैगी नूडल्स इन इंडिया। मैगी जब इंडियन मार्केट में आई थी तब इंडिया में इंस्टेंट नूडल्स जैसा कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने ही इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस करा और फिर पॉपुलर भी करा। और आज तक कोई भी इंस्टेंट नूडल्स मैगी के जितना मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाया है, क्योंकि उस टाइम पर कोई कंपटीशन था ही नहीं मैगी का। अब अरमान मलिक पर आते हैं कि वो कैसे ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है। वो पहला ऐसा ब्लॉगर है जिसने पब्लिकली अपनी पॉलीगैमस रिलेशनशिप को कैमरा पर शो करना शुरू किया। आई नो कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पॉलीगैमी यानी कि एक से अधिक बीवियां रखना प्रैक्टिस करते हैं, बट आज तक किसी ने भी, अरमान मलिक से पहले किसी ने भी उसे पब्लिसाइज नहीं किया था। तो एवरेज इंडियन ऑडियंस जो कि क्यूरियस थी कि इनकी लाइफ कैसे होती होगी, जो लोग पॉलीगैमस रिलेशनशिप में होते हैं वो अपनी डेली लाइफ कैसे बिताते हैं, क्या दोनों पत्नियों के बीच झगड़ा वगैरह होता है, वो रहते कैसे हैं वगैरह वगैरह। सो दीज ऑडियंसेस ट्यून्ड इन और इनके चैनल को देखना शुरू किया। इट वॉज शेयर क्यूरियोसिटी। और अब वो लोग इनके पर्सनल ड्रामा में इन्वेस्टेड हैं, तो अब वो इनके लॉन्ग टर्म ऑडियंस में कन्वर्ट हो गए हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने लिए एक नीश क्रिएट किया जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। इंडियन यूट्यूबर्स में वो अकेले ही काफी वक्त तक पॉलीगैमी पब्लिकली प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उनके बाद और भी लोगों ने शुरू किया है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम ऑफ कोर्स,
मगर कोई भी अरमान मलिक जितना पॉपुलर या कंट्रोवर्शियल नहीं है। जैसे सनी राजपूत, ये महाशय जी के बारे में हमें कल ही पता चला, और जब मैंने इनके व्यूज देखे तो पता चला कि इनके व्यूज अरमान मलिक के कहीं आस पास भी नहीं है। एंड ये भी थर्ड वाइफ वाला ड्रामा कर चुके हैं ऑलरेडी, मगर अगेन अरमान मलिक के जितना अटेंशन या कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि ऑडियंस की नज़रों में अरमान ही हमेशा ओरिजिनल रहेगा इस तरीके की क्रिएशन में। और उसके बाद जितने भी क्रिएटर्स आएंगे जो कि पॉलीगैमी प्रैक्टिस करेंगे पब्लिकली, दे विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज कॉपी कैट्स, उन्हें हमेशा कॉपी कैट्स माना जाएगा। सेकेंड, द myth of a ideal life in a misogynist society. Let me explain. जब मैं रिसर्च करने के लिए अरमान मलिक के व्लॉग्स और उनके इंटरव्यूज देख रही थी, आई नोटिस समथिंग कि एक बहुत बड़ी संख्या में उनकी फॉलोइंग लड़कों और आदमियों की है, और वो कमेंट सेक्शन में अरमान को डिफेंड करते हैं कुछ इस तरीके के कमेंट्स से। अगर उन दोनों वाइफ्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक साथ खुशी खुशी रहने में, तो तुम्हारा क्या जा रहा है? एंड ऑल्दो दीज गाइज आर टेक्निकली राइट, स्टिल एक जमाने में लड़कियों को ये भी लगता था ना कि उन्हें स्कूल जाने का कोई हक नहीं है, या उनकी शादी छोटे उम्र में करा दी जाए तो वो भी सही है। अब इमेजिन करिए कि अगर उस वक्त के सोशल रिफॉर्मर्स ने भी यही बोल दिया होता कि अगर बच्चियों और उनके माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं है उन्हें अनपढ़ रखने में या उनकी कम उम्र में ही शादी कराने में, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स है? और अगर किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया होता, इन बुरी प्रथाओं को रोका नहीं होता, तो जो चल रहा होता वो आज तक चल रहा होता, तब तो हो चुका होता सोसाइटी का रिफॉर्म, नहीं? इसलिए अरमान मलिक और उसकी की हुई बकवास को क्रिटिसाइज करने या क्वेश्चन करने का हक हर उस इंसान को है जो उसके व्लॉग्स देखता है, या अगर नहीं भी देखता हो रेगुलरली, जैसे कि मैं। क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ को जब आप पब्लिक करते हो तो पब्लिक तो ओपिनियन देगी ही, एंड जब नेगेटिव ओपिनियंस आते हैं इन लोगों के, तो उन्हें डिफेंड करने वाले अक्सर यही लड़के या आदमी होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अरमान ने एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया है, या काइंड ऑफ काल्पनिक दुनिया प्रोजेक्ट की है लोगों के दिमाग पर कि ऐसा भी हो सकता है। एक आदमी एक से अधिक पत्नियों के साथ बिल्कुल रह सकता है, बहुत सुख शांति से रह सकता है, एंड उसकी यानी अरमान की दोनों वाइफ्स भी यही इमेज क्रिएट करती हैं। ये हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती हैं कि दोनों कंप्लीटली बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कोई गिला शिकवा कभी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड किसी भी यंग लड़के की फैंटेसी को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंड्रयू टेट ने किया है। आधी से ज्यादा चीजें जो एंड्रयू टेट बोलता है वो बकवास ही है, या फिर वो स्ट्रेट अप झूठ है, सबको पता है, मगर फिर भी उसकी बहुत बड़ी मेल फॉलोइंग है। क्यों? क्योंकि उसने भी ऐसे ही फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट करा है कि मर्दों के लिए ऐसे दुनिया क्रिएट हो सकती है जहाँ पे औरतें सेकंड कैटेगरी सिटीजन हो, चाहे भले ही वो आज की दुनिया में फिजिकली पॉसिबल हो या ना हो। वो फैंटेसी को प्रमोट कर रहा है एंड्रयू टेट उधर, अरमान मलिक भी दूसरी तरीके से इसी फैंटेसी को प्रमोट कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट उसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है आदमियों में। तीसरा रीजन, ही हैज क्रिएटेड अ सेपरेट फैन बेस फॉर हिज वाइफ्स। जैसे कि अरमान मलिक ने अपने लिए एक फैन बेस क्रिएट करा है जिसमें बहुत अधिक नंबर में, बहुत अधिक संख्या में आदमी है, सिमिलरली उनकी वाइफ्स ऐसा इमेज या रोल प्ले करती हैं जिसकी वजह से उनकी बहुत बड़ी संख्या में फीमेल फॉलोइंग है। खासकर पायल, वो हमेशा ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश करती है कि वो बेचारी दुखियारी है, दुनिया की मारी है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था बजाय अपने पति की सेकंड वाइफ को एक्सेप्ट करने के, एंड ऑल दैट। और बिग बॉस के समय हमने देखा भी था कि कितने सारे लोग पायल से सिंपैथी रखते थे, एंड कमेंट सेक्शन में उसको सपोर्ट मिल रहा था। और कृतिका, वो रोल प्ले करती है एक टाइप के वैम्प की, जो दो लोगों के बीच में आ गई एंड ऑल ऑफ दैट, और हमेशा अपने पति का अप्रूवल पाने के लिए क्यूट एक्ट करती रहती है। और उसके भी डिफेंस में उसके फैंस ये कहते हैं कि पायल ने भी तो यही किया था, वो भी तो अरमान की सेकंड वाइफ है, फर्स्ट वाइफ तो सुमित्रा थी, तो जब पायल ने वो किया तो कृतिका भी ऐसा कर सकती है। आप कृतिका के ऊपर सारा दोष नहीं मर सकते, क्योंकि पायल भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। और अब मुझे पता है कि आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि वो दोनों प्रेटेंड नहीं कर रहे हैं, वो वाकई में ऐसा ही सिचुएशन है, क्योंकि पायल घर में ऑप्रेस्ड ही है, उसके एक्सप्रेशन से लगता है वगैरह वगैरह, उसके पास वाकई में कोई ऑप्शन नहीं था। और पहले पहले मैं आपकी बात मान भी लेती, बट देन अगेन मैंने एक पोस्ट पढ़ा रेडिट पे जो ऐसे इंसान के द्वारा लिखी गई है जो अरमान मलिक के घर के आसपास ही रहता है। तो चलिए ये पोस्ट साथ में पढ़ते हैं। He lives near me, and my friends have told me that he has multiple flats in one society. In one flat, he lives with his family, while in another flat, the girls who work for him come and with him.
His wives know everything and they are the ones who make his bed as he sleeps with other girls. They are only with him because he provides a good amount of money to them. He even told them once, मैं तुम्हें पैसे कमा कर देता हूँ, घर दिया है जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए नहीं कर सके, वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया है. Then it continues, he knows what kind of content easily goes viral, which is why he pressured his niece to create similar content to what his wives make. He gained fame by showing how he manages his relationships with two wives on Instagram. He grew his Instagram following by featuring his wives working out in the gym and encourages other women to create similar content to make it go viral. So my point is, if अगर पायल और कृतिका एक ही सिचुएशन में है, एज इन वो दोनों पर ही चीट करता है विद अदर विमेन, तो सिर्फ पायल ही बेचारी क्यों है? कृतिका का भी तो साथ वही हो रहा है ना एसेंशियली. एज आई वॉज सेइंग, ये दोनों एक स्पेसिफिक इमेज या रोल पिक की हैं और उसे परमानेंटली प्ले करेंगी काफ़ी लंबे समय तक. और ये बस दिखाता है कि ये दोनों बीवियां और इनके दो तरह की इमेज, एक बेचारी अबला नारी और दूसरी वैम्प, ये सारा एक पर्टिकुलर तरीके का रोल प्ले है या इमेज क्रिएशन है. क्योंकि अब ऐसे केसेस में लोग साइड लेने लगते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट. और साइड आप जिसकी भी लो, अंत में ऑडियंस एंगेज कर रही है आपके कंटेंट के साथ और कमेंट्स आ रहे हैं. सो ऑफ कोर्स वो लोग ये करते ही रहेंगे. सो ये गुड गर्ल बैड गर्ल सिचुएशन बेसिकली परफॉर्मेटिव है. फिफ्थ, एसईएक्स अपील. हम सबको पता है कि एक बड़े साइज की ऑडियंस इसके वाइफ्स के जिम वाले व्लॉग्स देखने आई थी इन द बिगिनिंग, शुरू शुरू में. और ऑफ कोर्स वो अब इनके फैमिली मैटर्स में इन्वेस्टेड हैं, वो इन्वॉल्व फील करते हैं इस फैमिली में, तो उनके नए नए ड्रामों को लगातार देखते रहते हैं. और फाइनली लास्ट, उसे पता है कि अटेंशन वापस कैसे गेन करनी है और अपनी हाइप मीडिया में बार बार कैसे बनानी है. एज इन जितने बार भी इन्हें लगता है इनकी ऑडियंस बोर हो रही है, तो तुरंत ही उनकी नई बीवी या तीसरी चौथी शादी का नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है. ये 3-4 महीने पहले भी हुआ था और इस बार भी यही हुआ है. ये काइंड ऑफ वैसे ही है जैसे फ्लाइंग बीस्ट ने कुछ वक्त पहले अपने डिवोर्स की र्यूमर्स फैलाई थी, फिर वो पूरे के पूरे यूट्यूब पे ट्रेंड हो रहे थे. मगर ये इस बात को, मतलब अपनी नई नई शादियों के बात को 2-3-4 बार ही भुना सकता है, उससे अधिक नहीं. क्योंकि अगर बार बार एक ही तरीके का ड्रामा करता रहेगा तो ऑडियंस इन ड्रामों से भी बोर हो जाएगी. तो इसे ऑडियंस को एंगेज करने के लिए कोई ना कोई नई तरीके की कंट्रोवर्सी फ्यूचर में भी क्रिएट करती रहनी होगी. लेकिन एक बात तो एट द एंड माननी पड़ेगी कि वो एक्सपर्ट है कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने में, लोगों का अटेंशन पाने में, और फिर आराम से उस कंट्रोवर्सी से निकल भी आता है. लाइक अभी कुछ महीने पहले इंटरनेट पे वायरल हो रहा था इसके अगेंस्ट जो एफआईआर हुई थी एक माइनर के केस में एंड ऑल ऑफ दैट. आई मीन, अगर वो पूरी बात सच थी तो भगवान ही जाने कि कैसे उस सिचुएशन से बाहर आया है इतने आराम से. बट देन अगर अगर इंसान के पास पैसा है तो इंसाफ क्या चीज़ है. और ये हर बार कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद, उससे बाहर निकल आने के बाद, फिर कुछ महीने के बाद उसी कंट्रोवर्सी को रिपीट करता है. ये बात तो मुझे अंत में कहनी है कि वो अच्छा इंसान भले ही ना हो, पर अच्छा कंटेंट क्रिएटर ज़रूर है. और ये इतने तरह से मैंने देखा है कि इसके व्लॉग्स डिज़ाइंड और प्लान्ड रहते हैं ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए और वीडियोस को वायरल करने के लिए. आपको क्या लगता है, ये रीजंस मेरे सही हैं या मैंने कुछ गलत समझा है? अगर आपको कुछ गलत लगता हो तो ज़रूर बताना. ओके, बाय बाय, थैंक यू.